मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस के इस मंच पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, हमारा जो आरएस प्री 2024 है, इस एग्जाम को क्लियर करना इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवर्स हो गई है। आने वाला समय और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो हमारी स्टडी का बेस क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे जो प्राथमिक बात है वो यही है कि हमारी स्टडी इन पॉइंट्स पे होनी चाहिए। बेस क्या है उसका? और वो बेस होता है हमारा सिलेबस। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो अपने सिलेबस को देखते तक नहीं है और आरएस प्रीलिम्स दे के आते हैं। दैट इज बिगेस्ट ब्लंडर। ओके, तो हम किस तरह इस ब्लंडर से बच सकते हैं? तो मैंने आपके लिए ये जो सेशन है, इसको इस तरह तैयार किया है कि एक तो हमारा सिलेबस का पॉइंट कवर हो जाए, साथ ही प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को हम आधार बनाते हुए अपने कंटेंट को तैयार करें। ठीक है? 2 मेजर पॉइंट हमें ध्यान रख के चलने हैं हमेशा। हम जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले वो आईएएस प्री हो या यूपीएससी हो या अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें एक ही आधार होना चाहिए, वो होता है आपका सिलेबस। सिलेबस जब तक आप कवर करके नहीं चलेंगे, तब तक आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है? और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको भी आपको देखते चलना है। किस प्रकार का क्वेश्चन आ रखा है और उसी क्वेश्चन को आधार बनाते हुए हम अगर पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित ही हम सफल होने वाले हैं। ठीक है? तो इसी के साथ मैं ये सेशन शुरू करने वाला हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो आज के सेशन में टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है प्रमुख परिवहन गलियारे। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं, उनको हम कवर करने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है? आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में भी आएगा, पसंद आएगा। तो हमारे साथ इसी तरह आप जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए, ताकि हमारे लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर काम करता है। लोग जुड़ेंगे, हमें भी इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप और भी लोगों को जोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हम करने का अ, जो पीछे हमारा रीज़न है, वो क्या रीज़न है? ठीक है? हमारा जो सिलेबस का एक्चुअल में जो पॉइंट है, प्रमुख परिवहन गलियारे और राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है सिलेबस का, इस पॉइंट से प्रीवियस ईयर में वर्ष 2023 में एक क्वेश्चन आ रखा है। उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, वही हमारे लिए आधार बनेगा। वो क्वेश्चन क्या था बेटा? कि वर्ष 2023 में एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि पूर्वी और पश्चिमी जो कॉरिडोर है, यानी ये भारत है, इसके पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला कॉरिडोर जो है, उस कॉरिडोर का नाम क्या है? वो कॉरिडोर की 2 लोकेशन बतानी थी हमें। इस वो हमें पता होनी चाहिए थी। उसका आंसर होता है सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर, ठीक है? पोरबंदर गुजरात से ये असम के सिलचर तक जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर है, वो जोड़ता है। ये क्वेश्चन आ रखा है। इसी क्वेश्चन को हमने आधार बनाते हुए अपना कंटेंट तैयार किया है। आज हम मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये कंप्लीट कंटेंट है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आशा करता हूँ इस बात से आप आश्वस्त रहेंगे कि आप ज़्यादा भटकाव नहीं पैदा करेंगे। ठीक है? चलिए, तो इसमें हमें सबसे जो प्राथमिक चीज़ पढ़नी है, वो हमें पढ़ना है एक स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना जो है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उसके बारे में हमें क्या-क्या ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी, वो शुरू किसके द्वारा की गई थी? आपको मैं बता दूँ बेटा कि वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक विज़न देखा था ऐसा
कि हमारा पूरा भारत रोड के माध्यम से जुड़े, ट्रांसपोर्ट बेहतर हो। और ट्रांसपोर्ट बेहतर करने का मतलब एक्चुअल में सिर्फ कोई एक रीज़न नहीं होता, मल्टी पर्सपेक्टिव चीज़ है ये। कैसे? क्योंकि एक तो इससे सामाजिक जुड़ाव भी होता है। लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, तो सामाजिक जुड़ाव भी बढ़ता है। साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको आधार बना के इनका काम किया जा रहा है, वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पर्सपेक्ट से भी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इस इकोनॉमी है। कैसे? क्योंकि जब रोड अच्छे हो जाएँगे, तो हमारे परिवहन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारा गुड्स जो होता है, जैसे आज हम बात करें कि बहुत सारा गुड्स दिल्ली की जो मंडियों से हैं, तो वो अलग-अलग छोटे-छोटे रीजन में जा रहा है पूरे भारत के। राजस्थान आ रहा है या अदर कहीं स्टेट में जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट जितना अच्छा होगा, तो उतनी हमें इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगी। इकोनॉमी हमारी अच्छी हो जाएगी। उसी का अल्टीमेट क्या हो जाएगा, हमारी जो जीडीपी है पूरे भारत की, देश की, वो बढ़ेगी। लोगों का विकास बढ़ेगा, लोगों का विकास विकास बढ़ेगा, तो लोगों का जो जीवन स्तर है, वो भी ऊँचा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये पर्सपेक्ट होता है किसी भी रोड को बनाने का, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने का, ठीक है? तो सोशल पर्सपेक्टिव भी होता है, लोगों का जुड़ाव बढ़ जाएगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाएँगे और साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण भी है। अब हम मुख्य उद्देश्य से भटकते नहीं हैं, तो बात करते हैं हमारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, कंटेंट सारा मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हिंदी में भी कंटेंट आपके लिए ये अवेलेबल है, ठीक है? हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ़ इंग्लिश का कंटेंट आपके सामने होगा, आपको स्लेट पे दिखेगा और मैं आपको हिंदी में बात करते हुए समझा रहा हूँ, तो आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। हमारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को 2001 में शुरू किया गया था और इसे शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जाता है, ठीक है? ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट दोस्तों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये हमारे 4 जो महानगर हैं, भारत के 4 महानगर हैं, इनको जोड़ने का काम करता है। ये जो है प्रोजेक्ट, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन महानगरों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है? सबसे पहली जानकारी जो हमें ध्यान रखनी है, 2001 का प्रोजेक्ट है, साथ ही ये 4 महानगरों को जोड़ रहा है, शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट के टाइम, ओके? साथ ही यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके? तो जो दिल्ली से मुंबई की तरफ जो कनेक्टिविटी है, ये जो दिल्ली से मुंबई की तरफ कनेक्टिविटी आपको दिख रही है बेटा, ये एनएच 48 है, ठीक है? इसका नाम क्या है? एनएच 48। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे, तो जो मुंबई से चेन्नई है, नीचे लिंक हो रहा है मुंबई से चेन्नई, ठीक है? मुंबई से चेन्नई लिंक हो रहा है, ये भी एनएच 48 है। चेन्नई से फिर कोलकाता जो है, ये एनएच 16 है और फिर हम कोलकाता से दिल्ली की बात करें, तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो है, ये एनएच 19 है। तो हमें एक्चुअल में ध्यान क्या रखना है कि 4 महानगर आपस में जुड़ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये एनएच 48 है, ये भी एनएच 48 है, ये एनएच 16 है और ये एनएच 19 है। किसी को याद नहीं रहे तो इस 16 का ही उल्टा उल्टा कर देना, 16 को उल्टा कर देना। ये 16 उल्टा हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 दिखेगा, है ना? उल्टा देखोगे आप, 19 दिखेगा। इसे देख सकते हो आप। वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली मैंने जानकारी आपको बताई, 2001 में शुरू हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी। का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो 4 महानगर हैं, बड़े नगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना, ठीक है? इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लंबाई है, वो भी हमें ध्यान रखनी है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। 5,846 किलोमीटर की जो लंबाई है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, बस ये आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है।
अब राजस्थान के कौन-कौन से जिले इस जो महानगरीय प्रोजेक्ट है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है, इसमें शामिल हो रहे हैं, ये हम अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन ध्यान रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुझे बताओ आप कि जब मैंने आपको गोल्डन ट्रायंगल बताया है, तो गोल्डन ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये मुंबई है, ये दिल्ली है, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है। तो दिल्ली और मुंबई का जो रीजन है, वो राजस्थान के ईस्टर्न वाले जिलों को ही तो कवर करेगा, लगभग ईस्टर्न वाले जिलों को कवर करेगा, ठीक है? तो इसमें अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, ये 7 जिले हमारी स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में भी शामिल होते हैं। राजस्थान के कौन-कौन से जिले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो हमारे पूर्वी जिले हैं और दक्षिणी जिले हैं कुछ। पूर्वी में अलवर, जयपुर, मध्य राजस्थान का अजमेर हो गया। फिर हम दक्षिण की बात करें तो जो दक्षिण पूर्व में है हमारे भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, ठीक है? और दक्षिणतम उदयपुर और डूंगरपुर। अगर हम याद रखेंगे इनको, ठीक है? एक सेग्रीगेशन करके हम देखेंगे तो याद रह जाएगा। ईस्टर्न में कौन से है? अलवर, जयपुर है। मध्य का है, एक जिले ही है, अजमेर है। फिर थोड़ा नीचे आएँगे भीलवाड़ा आ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आ जाएँगे चित्तौड़ आ जाएगा, फिर थोड़ा-सा अपन मुँह वेस्ट की तरफ करेंगे और थोड़ा साउथ की तरफ उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर के नीचे ही डूंगरपुर है। इस तरह याद हो जाएगा आपको। तो ये ओवरऑल हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में देख चुके हैं और हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है, कि ये परियोजना है टोटल 13 राज्यों से गुजरती है। ओवरऑल 13 राज्य इसमें शामिल हैं, जिसमें से हम बात करें तो 12 तो स्टेट हैं प्रॉपर और 1 यूनियन टेरिटरी है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम अ, इसी कड़ी में हमारा जो सिलेबस का पॉइंट है मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है? उसमें हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पढ़ना चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे जो प्राथमिक जानकारी आपको ये रखनी है कि कोई भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिस तरह से डीएमआईसी बना है, तो डीएमआईसी के ही हिस्से के रूप में जो प्राथमिक जानकारी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि डीएमआईसी जो है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसी का भाग है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसी का भाग है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। लेकिन हम जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसको इसका डायरेक्ट भाग नहीं मानते डीएमआईसी का, लेकिन एक तरह से हिस्सा ही है इसका। क्यों? अल्टीमेटली इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियाँ जितनी भी है हमारे देश की, उनमें सुगमता आ रही है, ठीक है? तो बिज़नेस में ईज़ आ रहा है, मतलब सुलभता बढ़ रही है। तो ये भी इसी के हिस्से माने जा रहे हैं। अब हम डीएमआईसी की बात करें, तो डीएमआईसी जो है दिल्ली और मुंबई इनको जोड़ने का काम कर रहा है। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने का काम कर रहा है। और दिल्ली और मुंबई का बीच का क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है? डीएमआईसी की सिर्फ डीएमआईसी की मैं बात करूँ तो 1500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है? डीएमआईसी के बारे में हम बात करें तो डीएमआईसी को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए? डीएमआईसी को हमें पढ़ना चाहिए हमारे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान का कौन-कौन सा हिस्सा डीएमआईसी के अंतर्गत आता है, ये हमें पता होना चाहिए। आपको 2 रीज़न ध्यान रखने हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक इंडस्ट्रियल एरिया। राजस्थान के अलवर का कुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा, ये जो रीजन है, ये इन्वेस्टमेंट रीजन के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। वहीं हम बात करें, अजमेर और किशनगढ़ भी इन्वेस्टमेंट रीजन के अंतर्गत शामिल है। ये 2 ही क्षेत्र हैं जो इन्वेस्टमेंट रीजन के अंतर्गत शामिल है, ठीक है?
ये आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट रीजन के अंतर्गत कौन-कौन से शामिल है। उसी तरह से हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन-कौन से ज़िले जो हैं, जयपुर दौसा हो गया, पाली मारवाड़ हो गया और राजसमंद भीलवाड़ा हो गया। ये 3 एरियाज़ जो हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में शामिल होंगे। ये सारे के सारे डीएमआईसी डीएमआईसी प्रोजेक्ट जो हैं, एक्चुअल में डीएमआईसी प्रोजेक्ट जो है, उसमें आस-पास का 150 किलोमीटर का जो एरिया है, दोनों तरफ में से जो एरिया हम लोकेट करके बात कर रहे हैं, तो डीएमएसी के आसपास का 150 किलोमीटर का एरिया भी डीएमएसी के अंतर्गत माना जा रहा है। राजस्थान का कौन-कौन सा एरिया डीएमएसी में एज़ अ इन्वेस्टमेंट के रूप में शामिल है, रीजन के रूप में और एज़ अ इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में लोकेटेड किया गया है। तो उसमें ध्यान रखना है, जो कुशकेड़ा, भिवाड़ी और निमराना रीजन है, वो एक निवेश क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। अजमेर और किशनगढ़ भी निवेश क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। वहीं जयपुर दौसा, राजसमंद और भीलवाड़ा, पाली मारवाड़, ये एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसमें अधिसूचित किया गया है। ठीक है? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो हमारा डीएमआईसी प्रोजेक्ट है, उसमें मुख्य रूप से कितने स्टेट शामिल हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट इसमें शामिल है। सबसे पहले हम वो अगर नॉर्थ की साइड से ऊपर से आएँगे, तो हमें हरियाणा और यूपी, फिर राजस्थान, राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश और उसके वेस्ट में गुजरात और फिर उसके नीचे महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट जो हैं, वो डीएमआईसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है? डीएमआईसी जो प्रोजेक्ट है, उसको ओवरऑल डेवलप किया जा रहा है एक कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन मतलब एक संस्था बना दी हमने कि इस डीएमआईसी प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करेगा। उस डीएमआईसी कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में। के सारी जानकारी इम्पोर्टेंट है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट में राजस्थान का कौन-सा हिस्सा शामिल है, कितने राज्यों से ये डीएमआईसी प्रोजेक्ट गुज़र रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक संस्था बनाई हमने वर्ष 2008 में, ठीक है? और उस संस्था को हमें एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया, जिसमें 49% हिस्सा तो हमारी भारत सरकार का है, जबकि 26% जापान की एक कंपनी का है, जेबीआईसी करके है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डीएमआईसी प्रोजेक्ट है, उसमें एक भागीदार के रूप में जापान भी है। ये बात बहुत जनों को नहीं पता होगी कि जापान भी डीएमआईसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, 26% इक्विटी के साथ, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। राजस्थान जो है डीएमआईसी में ये क्षेत्र तो शामिल है, साथ ही डीएमआईसी का 39% क्षेत्र जो है राजस्थान में शामिल है। 39% एरिया राजस्थान में आता है। और कुछ जानकारी हम डीएमएससी के बारे में बताएँ, तो डीएमएससी के बारे में पिन पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू ये हो रहा है। मतलब ईस्ट का वेस्टर्न पॉइंट कौन-सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन-सा है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपने जानकारी दे दी है ना, क्या बात करने वाले हैं, ये जो हमारा डीएमएससी है, वो जेएलएन पोर्ट
से शुरू होता है ना? बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा डीएमआईसी का जो लेंथ है और उसका जो प्राथमिक बिंदु है, ठीक है? यानी डीएमआईसी जो है एक्चुअल में मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ, वो मुंबई का जेएलएन पोर्ट है, जेएलएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, वहाँ से दादरी एक जगह है, दादरी यूपी में है, तो ये यहाँ तक एक्सटेंड है, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना है। डीएमएसी का जो एक्सटेंशन है और पॉइंट कौन से हैं, जेएलएन पोर्ट से दादरी तक, ये हमें ध्यान रखना है। चलो, अब हम मुख्य बिंदु पे आ जाते हैं कि डीएमएसी में हमें ये ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेशन बना है 2008 में, जिसमें जापान की भी इक्विटी है 26%। अगर हम डीएमएसी की ओवरऑल राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो 58% ओवरऑल एरिया राजस्थान में कवर होता है। यदि उसके इन्फ्लुएंस एरिया यानी उसका प्रभावित जो मैंने आपको 150 किलोमीटर एरिया बताया था उस लाइन के इर्द-गिर्द, उस एरिया को भी शामिल करें तो राजस्थान में 58% एरिया आता है इसका। वहीं हम डायरेक्ट अगर बात करें, सीधी सपाट 39% एरिया ही मानते हैं हम। दोनों आपसे पूछा जा सकता है, जनरली आपसे 39% वाला जो डाटा है, वो पूछा जाएगा। दिल्ली जो मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके लिए एमओयू सबसे फर्स्ट साइन जो हुआ था, वो 2006 में हुआ था जापान के साथ। अब हम डीएमआईसी के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। डीएमआईसी प्रोजेक्ट क्या है? किस तरह का विस्तार है? राजस्थान में कौन-कौन से इसके नोड्स हैं? ठीक है, कौन से इन्वेस्टमेंट रीजन है, कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है? किन राज्यों से ये गुजर रहा है? ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अब याद रहेगा। ओवरऑल डीएमआईसी की अगर आपको कोई लेंथ पूछे तो 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर के एक्सटेंड में हम अगर जाएँगे, फिर हम बात कर लेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, वो भी इसी का हिस्सा है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी इसी का हिस्सा है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता से लुधियाना, लुधियाना पंजाब से कोलकाता के बीच में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट यानी माल का जो भाड़ा होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है? इसका विस्तार भी 1839 किलोमीटर का है और ये कोलकाता से लुधियाना को जोड़ रहा है। ये कोलकाता से लुधियाना लुधियाना से कोलकाता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं हमारा जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, वो मुंबई से दिल्ली को जोड़ रहा है। यानी यहाँ पे कहीं दिल्ली होगा, यहाँ पे कहीं मुंबई होगा। ये मुंबई और दिल्ली को जोड़ने का काम कर रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी को हम बोल सकते हैं डीएमआईसी का ही हिस्सा है ये, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्योंकि सड़क आप इतने तो पागल नहीं हो कि कोई फ्रेट फ्रेट कॉरिडोर के लिए अलग रोड बना दोगे और डीएमआईसी के अंतर्गत अलग रोड बनाओगे। रोड कॉमन ही बनेगा। बहुत जगह रोड कॉमन बनेगा, जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से रोड बन सकता है। लेकिन इस तरह आप समझ सकते हो कि डीएमआईसी का जो एरिया है वो भी दिल्ली और मुंबई है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रीजन भी दिल्ली और मुंबई है। तो डीएमआईसी का हिस्सा ही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। लेकिन हम जनरली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तो डीएमआईसी का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बताते हैं। लेकिन दोनों के पर्सपेक्टिव एक हैं, दोनों के उद्देश्य एक हैं। इसीलिए हम डीएमआईसी का हिस्सा बता सकते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की को भी, ठीक है? लेकिन हमें ध्यान रखना है जो, वो यही है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपसे कोई पूछे, तो आपको बताना है कोलकाता से लुधियाना। आपको कोई पूछे ईस्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो आपको बताना मुंबई से दिल्ली। आपको कोई पूछे डीएमआईसी, तो आपको बताना मुंबई से दिल्ली और अंदर पूछे और कोई, तो आपको बता देना
जेएलएन पोर्ट मुंबई से दादरी यूपी तक। आई होप आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर है। अब हम एक छोटी छोटी जानकारी जो है दो चार वो भी ले लेते हैं। हमें जो प्रीवियस हमारे वर्ष 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसके बारे में हमने एक नजर डाली भी थी कि पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसका नाम पूछा गया था। तो आपने बताया सिलचर से पोरबंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे दो कॉरिडोर है। एक तो है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, और एक हमारे हैं वेस्ट से ईस्ट कॉरिडोर। वेस्ट से जो ईस्ट कॉरिडोर है दोस्तों, वो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यानी पोरबंदर गुजरात से सिलचर को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये एक हमारा सिलचर और पोरबंदर की कनेक्टिविटी ईस्टर्न या पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर जो है, जिसे हम वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर या ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बोल सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ जो कॉरिडोर है दोस्तों, वो हमारे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये जो है हमारे श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में हमारा उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है वो इसमें शामिल होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है। अब सबसे जो बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है, नॉर्थ से साउथ, ये NH 44 कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थ से साउथ का जो कॉरिडोर है, इसका विस्तार हम श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देख रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देख रहे हैं, ये NH 44 है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो कॉरिडोर है, जिसको हम सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने का काम करा रहे हैं, ये NH 27 है। और मैंने आपको दो जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको वो समझ में भी आई है और आप याद रखेंगे। ओवरऑल हम DMAC के बारे में देख चुके हैं। उसके अलावा हम आपको कोई पूछे चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट क्या है, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जनरल चीज ध्यान रखनी है कि ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार लोकेशन है। यमुनोत्री, गंगोत्री गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने का काम कर रही है और हमारे जो पर्यटन है, ठीक है, उसको बढ़ावा देगी। अब हमारी एक महत्वपूर्ण परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट, दोस्तों हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो 2017 में अनाउंस हुआ था और इसका कंप्लीट होना था 2022 तक। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया 2022 में किसी कारण वजह से वश। ठीक है, कोरोना आया था इसी बीच में, आपने देखा था 2020 का जो पीरियड था, 2021 का जो पीरियड था, वो हमारी एक महामारी से हम गुजर रहे थे सारे। वो इस दौर के कारण हमने कहीं न कहीं जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, डेवलपमेंट वर्क्स थे, उनमें कमी आई। तो भारतमाला प्रोजेक्ट भी उससे प्रभावित रहा। तो हमने इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है अब। तो ये आपको करंट में ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर्स यही होता है कि कोई सी भी चीज़ है बेसिक, उसके साथ मैं करंट आपको लिंक करा के दे रहा हूँ। 27-28 तक एक्सटेंड कर दिया है। 22 की जगह 27-28 एक्सटेंड कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में यही ध्यान रखना है। भारतमाला प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या है कि हमारी रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। भले वो बॉर्डर एरिया हो गया हो, ठीक है? तो बॉर्डर एरिया का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आसानी से वहाँ पे हम, जब भी हमारे देश पे खतरा है, तो आसानी से वहाँ पे हम कुछ भी सामान पहुँचा पाएँ। तो रोड अच्छे होने चाहिए। भारतमाला प्रोजेक्ट उसको पूरा कर रहा है। ठीक है? भारतमाला इज़
एमबीसीएस रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम टू एनहेंस इंडिया हाईवे नेटवर्क बाई कंस्ट्रक्टिंग द अपग्रेडिंग अबाउट। अब इसमें रोड कितनी बन रही है? 34,800 किलोमीटर अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में 34,800 किलोमीटर की रोड बन रही है टोटल। और ठीक है, आपसे कभी कोई उद्देश्य नहीं पूछने वाला है। अब नई डेडलाइन जो आपके 27-28 की, वो आपको ध्यान रख लेना है। 34,800 किलोमीटर की जो ओवरऑल इसकी लेंथ है, वो आपको ध्यान रख लेना है। इसी के साथ सागरमाला प्रोजेक्ट देख सकते हैं हम। भारतमाला कब शुरू हुआ था? 17 में शुरू हुआ था। ध्यान रहेगा ना आपको? ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है कि हमारे जितने भी जो तटीय क्षेत्र हैं हमारे, ठीक है, और जो बंदरगाह हैं उनका डेवलपमेंट करना है, ताकि हमारा निवेश बढ़े, बंदरगाह पे सुविधाएं बढ़े, हमारा लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आसान हो जाए। सब कुछ यही उद्देश्य तो होता है। ये लिखने हैं उद्देश्य आपको एग्जाम में, मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो प्री के पर्सपेक्टिव से हम देखना चाह रहे हैं, तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, जिसे मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। द सागरमाला प्रोजेक्ट इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव इंडियाज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी हमारे बंदरगाहों का जो आधारभूत ढांचा है, उसे हमें बढ़ावा देना है, सुधार करना है हमें। इसमें हमने मेजर जो पोर्ट हैं, लाइक मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, कोचीन हो गया, इन पोर्ट का हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसके बारे में हमें ध्यान नहीं रखना है। क्या? ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस सिंपल सा ध्यान रखना है इसमें कि एक तो ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था, जबकि 2017 में भारतमाला हुआ है। सागरमाला एक साल पहले हुआ, 16 में। ओवरऑल हमारा जो टेरिटोरियल, जो हमारा समुद्र तट का जो एरिया है, ठीक है, 5,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन जो है हमारी है, ठीक है, और नेविगेबल गेबल जो वाटरवेज जितने भी हैं, 7,500 किलोमीटर का तो हमारा कोस्ट लाइन है, और 14,500 किलोमीटर का हमारा जो वाटरवेज है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल मेरीटाइम जो ट्रेड रूट है, जितने भी व्यापारिक मार्ग है हमारे, उन सब का डेवलपमेंट करना है। वो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत ही होगा। शुरुआत कब हुई? बस आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 2016 में हुई, भारतमाला, जबकि सागरमाला की शुरुआत 2017 में हुई। ये हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंटेंट तैयार करके जा रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, फुल कॉन्फिडेंस होगा, और वही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर, ये भी हम डेवलप कर रहे हैं। एक तरह से रोड ही बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं ऐसा रोड? ऐसा रोड हम क्यों बना रहे हैं दोस्तों? तो रोड बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारा जो नेपाल, भूटान और जो चाइना वाला रीजन है, वहाँ पे रोड इतने अच्छे नहीं है। जहाँ अच्छे नहीं होंगे रोड, वहाँ हमारा जो परिवहन होगा, वो बाधित होगा। उसे हम सुधारना है। ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर में नेपाल, भूटान और चाइना वाला जो रीजन है, वो शामिल है। जनरली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत है, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, उसका जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल, भूटान और चाइना से जुड़ा हुआ, उसका हम विकास करेंगे। उसमें हम रोड बनाएंगे। भारत में जो हमारी बॉर्डर वाली रोड होती है, वो कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रीजनल कनेक्टिविटी एंड उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ये आपने सुना ही होगा, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान योजना जो है, 2016 में इसकी पॉलिसी हमने सबसे पहले नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में लॉन्च की थी। नागरिक जो पॉलिसी है वो 2016 में लॉन्च हुई थी, और उसी के साथ हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 10 साल का इसका विजन है, यानी 2026 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। 2016 में शुरू हुआ। कौन सा? नाम क्या है? उड़ान योजना, 2016 से 26 तक। इसे सबसे पहले हमने 2017 में लॉन्च किया था, इनॉग्रेशन हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा हम एयरपोर्ट बना पाएँ। एयरपोर्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हमारा बहुत सारा जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ईज़ हो जाएगा।
एक देश का आम नागरिक भी सोच पाएगा, उड़ पाएगा, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। कुल मिला के ओवरऑल इसका पर्सपेक्ट यही है कि पूरे देश का आम नागरिक, यानी हम रीजनल लेवल पे भी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे फ्यूचर में। जैसे हमारे किशनगढ़ में हुआ, ये जो बाद में हुए हैं, राजस्थान में भी, ठीक है? ये ऐसे ही हुए हैं। इस तरह से आज हमने हमारे सिलेबस का एक पॉइंट कवर किया है दोस्तों। आज इतने कम समय में मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने प्रमुख परिवहन गलियारे पढ़े हैं। आज के इस लेक्चर में हमने प्रमुख परिवहन गलियारों के बारे में सारी जानकारी ले ली है, कुछ नहीं बचा है। कल हम राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट नेशनल हाईवेज के नए नाम हैं, जैसे एनएच 44 तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है, उसको जोड़ने का काम एनएच 44 करता है। जबकि पूर्व से पश्चिम का जो कॉरिडोर है, जो पोरबंदर से सिलचर वाला, उसको जोड़ने का काम करता है एनएच 27। भारत का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? तो एनएच 44 है। इस जानकारी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही हमने थोड़ी रिवीजन पर्सपेक्टिव से बात करें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो हमारे वाजपेयी साहब के टाइम 2001 में लॉन्च हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य भी हमारी सड़कों को अच्छा करना, बेहतर करना, बनाना। तो ये विजन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का था, जिसके तहत हमारे 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जोड़े जा रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।